ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, आज हम समाचारों पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। देश में, अपने प्रदेश में और अपने शहर में कोरोना संक्रमण की स्थिति का पूरा जायजा लेते रहते हैं। श्रोताओं, आपको पता ही होगा कि संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ग्वालियर में भी कोरोना ब्लास्ट की स्थिति है। हम गंभीर अवस्था तक पहुंच चुके हैं संक्रमण की। चूंकि बाजार खुले हैं और इनका खुलना भी ज़रूरी है। यही बाजार हमें रोज़गार भी देते हैं, आमदनी भी देते हैं, लेकिन बाजार खुलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम कोरोना संक्रमण से बिल्कुल लापरवाह हो जाएं। बल्कि हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि हमें हर एक मिलने वाले से आवश्यक दूरी बरतनी है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना है, बाहर निकलते ही मास्क लगाना है, और यदि फिर भी कोरोना संक्रमण हो गया और हम होम क्वारंटाइन में हैं तो घर में ही रहना है। लोगों को चकमा देते हुए बाहर नहीं घूमना है, हीरो नहीं बनना है। ऐसा करने से आप संक्रमण फैला सकते हैं। हमारी ये जागरूकता ही हमारे शहर को संक्रमण के गंभीर खतरे से बचा सकती है। हम बार बार आपसे गुजारिश करते हैं कि आप दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए, और वो इसलिए कि यदि संक्रमण और गंभीर स्थिति में पहुंचा तो चिकित्सकीय व्यवस्था और सुविधाएं चरमरा जाएंगी और स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी और अंततः हम एक गंभीर परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी ही होगी और अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने ऑफिस, यहाँ तक कि शहर को भी सुरक्षित रखना होगा। श्रोताओं, हमारे व्यवहार से जैसे हमारी पहचान होती है ना, वैसे ही हमारे कामकाज, बोली बानी, इन सब से हमारे शहर की भी पहचान होती है। किसी शहर का मिजाज उस शहर के बाशिंदे तय करते हैं। कितना गर्व करते हैं इंदौरवासी स्वच्छता में नंबर 1 होने का। कितनी नफासत झलकती है लखनऊ का नाम भर सुन लेने से। इस समय बहुत से शहर आपके जहन में आ गए होंगे जहाँ का मिजाज वहाँ के बाशिंदों का मिजाज है। हमें अपने अपने शहरों का भी एक नायाब मिजाज गढ़ना होगा। श्रोताओ, हमारा शहर ग्वालियर देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आसपास बहुत से ऐतिहासिक इमारतें हैं और हम इन धरोहरों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जी हाँ, सोच के देखिए, करके देखिए। अपने शहर को ब्रांड के रूप में अपने मिलने जुलने वालों को बताइए। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान मत पहुँचाइए, बल्कि इनकी खासियत लोगों तक पहुँचाइए। हमारी पहचान संगीत का ग्वालियर घराना भी है, तानसेन समारोह भी है। इसे प्रचारित कीजिए। हालांकि बहुत से पर्यटक हर वर्ष यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन ग्वालियर को टूरिस्ट मैप पर एक अहम स्थान दिलाने के उद्देश्य से यहाँ की धरोहरों को सहेजना बहुत ज़रूरी है। यूँ शहर में नगर निगम के संग्रहालय के साथ एक पुरातात्विक संग्रहालय भी मौजूद है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए स्मार्ट सिटी ग्वालियर ने एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आरंभ किया है, जिसके तहत गोरखी स्काउट एंड गाइड बिल्डिंग में एक डिजिटल संग्रहालय और तारामंडल खोला जा रहा है। इसे ग्वालियर के इतिहास और संस्कृति की विविधता के अनुसार कई गैलरीज में बांटा जाएगा और प्रत्येक विषय की जानकारी के लिए कियोस्क के माध्यम से दिए गए विशेष उपकरण पर जानकारी प्राप्त हो सकेगी। डिजिटल म्यूजियम और प्लेनेटोरियम की ये महत्वाकांक्षी योजना किस तरह से आगे बढ़ रही है और अभी इसके लोकार्पण में कितना समय है, ये जानने के लिए हमने बात की स्मार्ट सिटी ग्वालियर की CEO जयति सिंह जी से। आइए जयति सिंह जी से की गई ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं जयति सिंह। आप CEO हैं स्मार्ट सिटी ग्वालियर की। जयति सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आप अपने कार्यक्रम में लेने के लिए।
जयती सिंह जी, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का, वर्चुअल म्यूजियम का। ये वर्चुअल म्यूजियम क्या है, ये हमारे श्रोताओं को और शहरवासियों को बताइए। राइट, तो ग्वालियर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम लोगों ने जो स्काउट गाइड का बिल्डिंग था उसको हम लोगों ने कंजर्वेशन में लिया और अडेप्टिव रीयूज के अंतर्गत इसको कंजर्व करके इसमें जो भी स्ट्रक्चरल समस्याएं आ रही थी उसको ठीक करते हुए इसको नए स्वरूप में लाके अडेप्टिव रीयूज मॉडल के अंदर इसको हम लोग एक डिजिटल म्यूजियम और प्लानिटोरियम यानी तारामंडल में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें जो डिजिटल म्यूजियम है वो इस एरिया का जो हेरिटेज है उसका उसके ऊपर बेस्ड है और इसका जो थीम है वो है द वे ऑफ लाइफ। इसमें म्यूजियम में हमारे डिजिटल कंपोनेंट के साथ साथ फिजिकल आर्टिफैक्ट का डिस्प्ले भी होगा। इसमें 12 गैलरी होंगी हमारी, जैसे कि हमारी आर्किटेक्चर जो इस एरिया का है उसके ऊपर हमारा एक वीडियो वॉल होगा जिसमें लोग जाकर देख सकते हैं टाइमलाइन प्री हिस्टोरिक एरा से लेकर मॉडर्न या पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा तक क्या आर्किटेक्चरल का हमारा क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है वो देख सकते हैं। इसमें हम लोग VR वर्चुअल रियलिटी के अंतर्गत भी हम लोग इसमें डिस्प्ले रख रहे हैं जिसमें आप वर्चुअल VR हेडसेट लगाकर 360 डिग्री में आप यहाँ के जो मेजर मॉन्यूमेंट्स है उसको देख सकते हैं। इसके बाद इसमें हमारी एक म्यूजिक, क्योंकि ग्वालियर का जो म्यूजिकल हेरिटेज है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसमें हम लोग एक म्यूजिक गैलरी रख रहे हैं जिसमें आप डिजिटली सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं सारे गामा पा हमारे जैसे कि हमारे 7 स्वरों में आ रहे हैं, लेकिन वो सुनने में कैसे लगते हैं, हमारे थाट हैं उनकी बंदिशें कैसी सुनाई पड़ती हैं। तो उसमें आप जाके बटन दबाएंगे, आप अपने हेडफोन लगाएंगे और आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उस चीज को सुन सकते हैं और सुन के आप उसको ऑडियो के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं कि वो कैसे साउंड करता है। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा जहाँ पर आप चीजें खुद सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि व्हाट डज इट एक्चुअली साउंड लाइक। इसमें हमारा पेंटिंग का एक गैलरी होगा, पेंटिंग के गैलरी में हमारा एक क्रोनोलॉजिकल डिस्प्ले होगा प्लस एक इंटरैक्टिव बोर्ड होगा। वहां पर जैसे कुछ वेक्टर इमेज है आप जाकर उसके ऊपर खुद भी बना सकते हो और बनाकर आप ड्रॉ कर सकते हो इंटरैक्टिव बोर्ड की तरह, और उसको चाहो तो प्रिंट, अगर आपको लग रहा है कि आप अपना ड्राइंग प्रिंट भी कराना चाह रहे हो या कलर करना चाहते हो तो आप उसको प्रिंट आउट करा के यू कैन ऑल्सो टेक इट होम। इसके बाद हमारा अपैरल का गैलरी होगा जो यहाँ के हमारे ज्वेलरी है और अपैरल है वो उसमें डिस्प्ले हो रहे होंगे। इसके अतिरिक्त एक वर्चुअल मिरर भी होगा जहां आप उसके सामने खड़े हो जाओ और वो आपको वर्चुअली कैसा पहन के लगेगा आपके ऊपर, वो सारी चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ का स्पोर्ट्स हो गया, यहाँ के लोकल हमारे और भी जो हमारे सब कल्चर्स है उनको हम लोग इसमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। इससे हमारा सिविल निर्माण का काम था वो पूरा हो गया है। अभी हम लोग बहुत ही जल्द करीब 1 हफ्ते से 10 दिन में हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग लाइव कर दें और जो हमारे शहरवासी हैं वो उसको एक्सपीरियंस कर सके और उसको जाकर इसमें देख सके। ये जो स्काउट गाइड बिल्डिंग आप बता रही हैं, जो गोरखी वाली बिल्डिंग है उसी की बात कर रही हैं? बाड़ा की बात हो रही है। बाड़े पे, हाँ, जहाँ पे पहले पार्किंग हो रही थी। हाँ जी, वो आर्काइवल वैल्यू की बिल्डिंग है। इसको कंजर्व करने में कितनी मेहनत लगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जर्जर हालत में हैं, उनको संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या इस कड़ी में ये भी शामिल था? बिल्कुल। तो ये बिल्डिंग जैसा शायद ज्ञात होगा यहाँ पे लोगों को कि इसकी दीवारें बिल्कुल ढह नहीं थी, कुछ फ्रंट की दीवार और कुछ साइड की दीवार पूरी गिर चुकी थी। बट हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको फिर से रिस्टोर करा है और इसको इसका जो हेरिटेज है, उसका वैल्यू है, उसको हम लोगों ने प्रिजर्व करा है। तो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि ये जो हम लोग काम करते हैं इसका सिर्फ एक फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं होता है, इसका एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कॉस्ट भी होता है। उस हेरिटेज को जो हमारा खराब हो रहा था उसको कंजर्व करके उसको अभी प्रेजेंट फॉर्म में लाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि कोई भी नया निर्माण तो फिर भी हम लोग कर सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन पुरानी चीजों को उसी की शैली में, उसी की कला को रखते हुए वैसा बिल्कुल वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसमें हम लोगों ने बहुत कंसल्टेंट्स आए हैं हमारे, जैसे हम लोगों ने बात करी है, कई सारी टेक्निक्स हम लोगों ने यूज करी है, सैंड ब्लास्टिंग हो गई एवं और टेक्निक्स होती है जिसको यूज करके अभी हम उसको प्रेजेंट फॉर्म में लेकर आए। तो हेरिटेज का काम वैसे ही बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है और एक ऐसी इमारत में जो थोड़ा डेडगो हो गई है और जो स्ट्रक्चरली भी उसको वैसी मजबूती और उसी डिस्प्ले लाने में हमने बहुत काम करा है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मेरी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थी कि हम लोग कई सारे आर्टिस्ट के ग्रुप से मिले। फॉर एग्जाम्पल आप ग्वालियर में देखेंगे जैसे चितौरा आर्ट होती है, जैसे हमारी लिनो शेल्फ का होता है हमारा, ऐसे करके बहुत सारे आर्ट होते हैं, हमारी पॉटरी भी बहुत फेमस है ग्वालियर की। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने फिर से इसमें स्थान दिया है और ये जो आर्टिस्ट के ग्रुप है इनके माध्यम से हम उनकी आर्ट भी डिस्प्ले कर रहे हैं अपने यहाँ। प्लस हमारे यहाँ एक सोवेनियर शॉप है
जिसमें हम लोग उनको मौका भी दे रहे हैं कि वो अपने आर्टिफैक्ट वहाँ पे प्लेस कर लें और कोई विजिटर आ रहा है वो चाहे तो उसको खरीद भी लेगा. वी आर ट्राइंग टू हैव अ सस्टेनेबल मॉडल विच इज ऑल्सो लिंक्ड विद द लाइवलीहुड of everyone who's part of this project. तो इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि इसमें हमारे एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं, स्पेशली हमारे आर्टिजन, क्राफ्ट्समैन, इन लोगों के लिए, क्योंकि इनको उसमें मौका मिल रहा है कि वो अपना डिस्प्ले करें और उसको आगे लेकर जाएं. तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव दैट वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट. ये जो मिट्टी का काम करने वाले और जो चितेरे हैं, ये जो आर्टिसांस हैं, इनके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, तो क्या इन सबों को वहाँ काम मिलेगा या इनकी कला को आगे बढ़ाया जाएगा? जी जी बिल्कुल. जैसे चितेरा का हम लोगों ने एक गैलरी लिया है, इसमें चितेरा का काम हम लोगों ने दिखाया हुआ है. रिकॉग्निशन भी मिल रहा है. और इसके अलावा कोई चितेरा आर्टिस्ट है वो चाहेंगे कि वो पेंटिंग्स बनाकर हमारे सोवेनियर शॉप में रखना चाह रहे हैं जिससे टूरिस्ट आके उसको देख सके, तो वो भी सुविधा हम उनको देंगे. और जो भी रिन्यूमरेशन होगा वो हम लोग चाहेंगे कि वो उन्हीं को हम लोग दें जो हमारे आर्टिजन है, जो इस प्रकार का क्राफ्ट कर रहे हैं. तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आज मेट सो मेनी पीपल, इतने सारे ग्रुप से मिले और उनकी जो अद्भुत कला उनके अंदर है उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले. इसके साथ में हम लोग एक वेबसाइट भी इसमें प्लान कर रहे हैं, अभी नहीं होगी थोड़ी देर बाद, जिसमें हम लोग इनके ऑनलाइन भी हम लोग चाहेंगे कि वो अपना डिस्प्ले कर दें और कोई व्यक्ति देखने के बाद भी यदि वो बाहर से भी एक बार खरीदना चाह रहा है तो ऑनलाइन के माध्यम से भी वेरियस मॉड्यूल्स वो मतलब खरीद सकते हैं और वो एक सस्टेनेबल सोर्स हो जाएगा अक्रॉस नॉट ओनली सिटी बट अक्रॉस कंट्री. अगर वो चीज हम कर पा रहे हैं तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हमें मिलता है. जयती जी, म्यूजियम्स के बारे में सामान्यतः लोग जानते हैं क्योंकि काफी समय से म्यूजियम्स लोग घूमते आ रहे हैं जहाँ पे चीजें रखी होती हैं उन्हें देखते हैं, लेकिन वर्चुअल म्यूजियम जो है वो सामान्य म्यूजियम से किस तरह अलग है? ये जो वर्चुअल म्यूजियम है इसमें एक बहुत अच्छी बात होती है कि आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है जो आप पढ़ सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं. तो जैसे मान लीजिए एक पेंटिंग लगी हुई है, उसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं और डिटेल जानना चाह रहे हैं, तो आपको एक बेसिकली एक वहाँ पे डिजिटल कियोस्क लगा होगा जिसमें आप जाइए, आप उस पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई मिनिएचर पेंटिंग की बात हो रही है, आप जाके मिनिएचर पेंटिंग के बारे में सर्च कर सकेंगे, वहाँ जानकारी होगी, आप देख सकेंगे उसकी शैली क्या है, उसका इवोल्यूशन क्या है. तो इस तरीके से आपको एक फिजिकल डिस्प्ले के साथ में आपको एक वर्चुअल मीट से आपको बहुत सारा जानकारी उसके बारे में मिल पाएगा. और जैसे मैंने आपको म्यूजिक का बताया, आप देख ही नहीं पाओगे, आप सिर्फ सितार को देख नहीं पाओगे, आप सुन भी पाओगे कि वो कैसा बजता है. ये जो है ये इनहांस कर रहा है बेसिकली जो लोग आ रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को और ज्यादा एनहांस करके उनको और ज्यादा इंगेज करके हमारा प्लान है इसको करने का और यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है. ग्वालियर को टूरिस्ट मैप पे लाने के लिए ये कितना कारगर हो सकता है? ये एक वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट है. अभी भी अगर हम वर्चुअल मिरर या कुछ टेक्नोलॉजी की जो हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी म्यूजियम में आपको बहुत ही कम दिखेगा. इन दैट वे वी आर अ पायनियर इन ब्रिंगिंग दिस टू सिटी. और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम लोग इसको विद वाइडर पब्लिसिटी हम लोग इसको टूरिस्ट सर्किट पे लाएं और जो भी लोग हमारे सैलानी आ रहे हैं वो जरूर आए और जरूर देखें और इसको एक्सपीरियंस करें. ये जो होल कॉन्सेप्ट है. तारामंडल प्लेनेटोरियम के बारे में भी बताएं क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं इस जगह को घूमने के लिए और इस समय अंतरिक्ष की दिशा में वो लोग सोच भी रहे हैं. नासा और इसरो से भी बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स या स्कूल से मिलते हैं, तो थोड़ी सी इंटरेस्ट जो है बच्चों का जाग गया है. तो ये तारामंडल किस तरह से उन बच्चों को हेल्प करेगा? हाँ, ये तारामंडल है हमारा. इसमें हम लोगों का बेसिकली एक डोम शेप स्ट्रक्चर है जिसमें लोग बैठ के और जो पूरा हमारा सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें 3-4 हम लोग श्रेणी के डिस्प्ले रखेंगे. वो आकर उसको देख सकते हैं और उसको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और इसको बनाने में भी हम लोग जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर रहे हैं. तो जैसे हम लोग अपने एग्जिस्टिंग स्टेट में तारामंडल जो देख रहे हैं उससे ये एडवांस्ड नेचर का होगा और जो इसका जैसे मैं बता रही हूँ जो एक्सपीरियंस होगा वो मच बेटर होगा आपका rather than a normal exposure to it. एक थिएटर वाला एक्सपीरियंस बच्चे ले सकेंगे यहाँ पे. बिल्कुल बिल्कुल. इनफैक्ट इसमें हम लोगों ने और भी चीजें प्लान करी है डिपेंडिंग अपॉन रिस्पॉन्स. हम लोग इसमें एक्टिविटी एक्सेट्रा भी प्लान कर रहे हैं. थोड़ा कोरोना खत्म हो जाएगा हमारा और क्या रिस्पॉन्स हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग का इसके फेज 2 के भी प्लान है जिसको हम लोग एनहांस करेंगे. तो दैट्स अबाउट इट. रिस्पॉन्स मतलब कि लोग जितने वहाँ घूमने जा रहे हैं उसके हिसाब से लोग देखेंगे, जी आएंगे, उनके कोई फीडबैक होंगे कुछ और वो इसमें डिमांड करेंगे कि ये भी सुविधाएं दी जाए, तो उस हिसाब से हम लोग इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं. इसका कोई एंट्री फी रखी गई है? हाँ जी, इसकी एंट्री फी होगी जो हम लोग बहुत जल्दी अभी हम लोग उसको कर देंगे. तो देयर विल बी अ नॉमिनल चार्जेस फॉर टिकटिंग जो हम लोग इसमें कर रहे हैं.
ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, न सिर्फ यहाँ के इतिहास को बल्कि संस्कृति को, कला को सबके सामने डिस्प्ले करने का, बल्कि रोजगार प्रदान करने का भी। और ये जो महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, इसकी सफलता के लिए हम शहरवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। जयती जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस वर्चुअल म्यूजियम के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आप थी CEO स्मार्ट सिटी ग्वालियर जयती सिंह। श्रोता साथियों, शहर कैसे पहचाने जाते हैं? कोई तो खासियत होती होगी ना। खासियत न सिर्फ इतिहास, कला, संगीत या संस्कृति की होती है, बल्कि खान पान की भी होती है। रतलाम की सेव, इंदौर के पोहे, हैदराबाद की बिरयानी, लखनऊ के कबाब, कोलकाता के रसगुल्ले, भुवनेश्वर का छेना पोड़ा, मुंबई की पाव भाजी, जयपुर की प्याज कचौड़ी, बनारस की लस्सी, आगरे का पेठा, मथुरा के पेड़े, मुरैना की गजक। मेरी लिस्ट तो बहुत लंबी है। चलिए अब अपने शहर के बारे में सोचते हैं। हेमू जी के चीले, भोलेनाथ की रबड़ी, ब्रजवासी की कचौड़ी, दौलत राम की गजक, SS कचौड़ी और इमरती, बहादुरा के लड्डू। हर एक चीज़ हम ग्वालियर वासियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रोता साथियों, 90 सालों से लगातार लड्डू का एक विशेष स्वाद ग्वालियर वासियों की जुबान पर चढ़ाने वाले बहादुरा स्वीट्स के संचालक भगवान शरण शर्मा जी से हमने बात की है। आइए सुनते हैं ये बातचीत। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं भगवान शरण शर्मा जी। भगवान शरण जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। ग्वालियर शहर के भोजन में मिठास घोलने का यदि काम कहें तो आप लोग बखूबी कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? दुकान कब से शुरू हुई? किसने खोली? 90 वर्ष हो गए थे, फादर से खोली थी। और 90 साल पहले क्या क्या चीजें पिताजी बनाते थे, कुछ उन्होंने बताया था? देखा भी है मैंने, खुद में बताया कर देखा भी है मैंने जी। ये जो आजकल मिलते हैं लड्डू मिलते हैं, गुलाब जामुन, जलेबी, कुछ आइटम अब बंद हो गए हैं। जैसे इमरती बना करती थी उन दोनों। और बर्फी भी बनती थी, खोए की बर्फी, खोपड़े की बर्फी। कुछ आइटम समय के अनुसार बंद हो गए हैं। मांग कम हुई होगी तो बंद हो गए होंगे। मांग कम की वजह से नहीं, कुछ एक तो क्वालिटी के खोआ हुआ नहीं मिलता, फिर है ना हमको उसके लिए टाइम ज्यादा लगता है, वही लड्डू की में कमी हो जाती है फिर। आपके यहाँ का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो लड्डू है। बहादुरा के लड्डू की लोग कसमें खाते हैं, किसी से भी पार्टी मांगते हैं तो बोलते हैं बहादुरा के लड्डू खिलाना। तो ये जो खासियत है बहादुरा के लड्डू की, जिन लोगों ने नहीं खाया है लेकिन जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन्हें बताइए कि ये बहादुरा के लड्डू की खासियत है क्या? खासियत क्या है? हम शुद्ध बनाते हैं, शुद्ध देसी घी के लड्डू हैं। देसी घी की क्वालिटी अच्छी रहती है, मटेरियल भी अच्छा करती है, तो स्वाद भी अच्छा आता है। और हम पुरानी वक्त उसी टेक्निक के अनुसार बना रहे हैं आज भी, जिस अनुसार हमारे पिताजी बनाया करते थे। कोशिश करते हैं कि शुद्धता रहे। जैसे अभी भाई भी लॉकडाउन चला तो जो खुला हुआ बेसन रखा था या खुली कोई घी खुला हुआ रखा था, तो वो सब हमने अपने घर के पर्सनल यूज में ले लिया। मगर दुकान जैसे लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरू हुई तो नया टीम सब मतलब बिल्कुल नया पैक खोल के काम। लॉकडाउन पे पहले बात कर लेते हैं कि लॉकडाउन में कितने दिनों तक आपकी ये दुकान बंद रही? ये जितने लॉकडाउन था पूरे बिल्कुल, जितना है ना गवर्नमेंट ने जितने दिन रखा है उतने दिन का रखा है। यहाँ संडे को बंद है तो संडे को पूरा बंद है। ये नहीं कि कई दुकानें खुल जाती है, खोल रहे हो या एक दुकान का एक शटर खोल लिया उससे बगल पे काम कर रहे हैं, इस तरह का कोई काम नहीं किया। क्योंकि आपका भी ये जो काम है वो रोजाना आप लोग काम करते हैं और बिक्री होती है, और जो कुछ भी आमदनी उससे होती है उससे आपका भी खर्चा चलता है और जो जितने कामगार आपने लगा रखे हैं उनका भी खर्चा चलता है। तो इतने समय तक दुकान बंद रही तो आपके यहाँ काम करने वाले जो थे वो परेशान नहीं हुए? उनको हमने पूरा वेतन दिया है, जो हमारे पास परमानेंट आदमी थे। बाकी के ना जिसकी जरूरत होती है एक्स्ट्रा बुलाते हैं तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं रहता। जब कभी उनको बुलाते हैं, अगर वो भी फ्री होते तो आ पाते हैं, हम सब नहीं आ पाते। लेकिन जो रेगुलर काम करने वाले आप जो रेगुलर हमारे पास है, जो 2-3 बंदे जो रेगुलर हैं, उनको हमने बिल्कुल अपने पास रखा है। हम लड्डुओं पर बात कर रहे थे। आपके लड्डू जो हैं वो देश विदेश तक जाते हैं और बहुत सारे लोग, चर्चित लोग ऐसे हैं जो आपके लड्डुओं के दीवाने हैं। तो कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो यदि ग्वालियर आए तो आपके लड्डुओं के बिना नहीं जाते, जिससे व्यक्तिगत संबंध भी हैं उनके? व्यक्तिगत संबंध तो यहाँ तक की बात है, अटल जी को मैंने बचपन में खुद ने
दुकान पे कई दफे आते हुए देखा, खुद मैंने उनका नाश्ता कराया, कम से कम 10-15 मिनट दुकान पर खड़े रहते थे, पिताजी से भी बातें करते रहते थे। उनका व्यक्तिगत परिचय भी था, तो मैंने उनको देखा है। कैप्टन रूप सिंह जी ये आया करते थे, उनके बच्चे भी हॉकी खेलते थे, भगत सिंह वो भी आया करते थे, और तमाम लोग आते हैं। अब जी किसी को पहचानते तो है नहीं। एक बार इन्हें सज्जन आए थे, उन्होंने अपना परिचय अजीत वाडेकर के रूप में दिया था कि मैं अपने भारत का कैप्टन रहा हूँ क्रिकेट का। हाँ, वो भी आए थे। और फिर असलियत में क्या होता है, ग्वालियर भी बहुत बड़ा शहर है, ग्वालियर के लोग भी हैं, तो ग्वालियर के लोगों के बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं कई बच्चे, कई फैमिली ट्रांसफर हो गई, बच्चियां है ना, वहाँ शादी हुई है तो वहाँ वो लोग आते हैं तो वो ले जाते हैं, और लोगों को अच्छे लगते हैं तो लोग बताते हैं और मंगाते हैं लोग। जब भी कोई आता है तो उनसे मंगा लेते हैं। आपके यहाँ की मिठाई जब कोई लेकर के जाता है तो ठीक है, बंधवाई और मिठाई लेके चला गया, ये एक दुकानदार और ग्राहक का जो संबंध है, लेकिन जब कोई आकर के तारीफ करता है कि फलानी जगह हमने आपकी मिठाई दी, उन्हें भी बहुत पसंद आई, तो कैसा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। देखो ग्वालियर से वो फिल्म कलाकार बन जाए, क्या नाम है, कार्तिक आर्यन है, क्या नाम है, कार्तिक आर्यन, वो तो कई जगह खुद ही एडवर्टाइजमेंट तक करती है। उन्हें पसंद आते होंगे तभी तो करते हैं। जी। आप कितने भाई बहन हैं? मैं 3 भाई हूँ, अभी 4 थे, एक है नहीं, अभी 3 भाई हैं हम। और सभी लोग इसी व्यापार में लगे हुए हैं या कोई और दूसरा काम भी आप लोगों ने शुरू किया है? नहीं, ये इसी काम में लगे हुए, और अपना छोटा मोटा काम मेडिकल की दुकान है कैसा नहीं है। और एक जगह हमारा गेहूं का एक बहुत बड़ा प्लांट बनाया है हमने, उसमें बिल्कुल शुद्ध गेहूं, अपना ये सरबती गेहूं का निकालते हैं, सॉर्टिंग करके क्लीनिंग करते हैं और सॉर्टिंग करते हैं। जी। ये जो दुकान है, इतने तमाम सारे काम हैं, और बच्चे निश्चित तौर पर पढ़े भी होंगे, पढ़ लिख करके दूसरे काम धंधों में जाना नहीं चाहा उन्होंने? नहीं, बच्चे कह रहा हूँ दूसरे काम भी करते हैं। मेरे बच्चे हैं, एडवोकेट हैं, ग्वालियर में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। लेकिन फिर भी आपने इस काम को जारी रखा? हाँ, हम लोगों ने जारी रखा है। हाँ, कोई खास लगाव था इस काम से? हमारे पिताजी ने शुरू किया, अच्छा है, सम्मान मिलता है सब जगह, लोग तारीफ करते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, तो लोग सोचते हैं कि बढ़िया चमकदार दुकान होगी, बड़ी देखने में अच्छी होगी, तमाम सुविधाएं होंगी, उसमें चमकीले शीशे लगे होंगे, ऐसी दुकान हो तो हम वहां जाएं। लेकिन आपकी वही परंपरागत दुकान जो सालों से लोग देख रहे हैं वैसी ही है। कभी मन नहीं किया कि चमकदार दुकान होनी चाहिए? नहीं, इससे असलियत में क्या है, हमने जब से काम सीखा पिताजी के, तो पुरानी टेक्निक पे काम करते रहे। जैसे भट्टी जलाते हैं तो भट्टी के उस पर चलते हैं, तो वो नए उसमें ना सूट नहीं करता, और फिर हमें ना उसकी आवश्यकता भी नहीं है। ये तो आजकल का है ना, तो ढोंगी है, शीशे भी से लगाओ, ये सब। मतलब आप उसकी चमक की तरफ नहीं गए, आपकी अपनी मिठाई में मिठास होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी बनी रहनी चाहिए। जी। इसके अलावा बहुत सारे प्रसिद्ध लोग ऐसे आए जिन्होंने आपकी दुकान पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई कि किस तरह से आप दुकान में काम करते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं और ये भी देखते हैं कि ये दुनिया भर के तमाम लोग इस चीज को देख रहे हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है उसमें, क्योंकि हमें मालूम है कि विनोद दुआ जी आए थे और लड्डू खा करके उनके चेहरे पर एक अलग तरह का सुकून था। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है भाई। कोई आता है और सुनता है और फिर उसको उसके अनुरूप पाता है, प्रसन्न होता है, तो हमको भी प्रसन्नता मिलती है उससे। तो आपने कहा कि कुछ पुरानी मिठाइयाँ खत्म हो गई, आपने बंद कर दी, उनको बनाना, शुद्ध मटेरियल नहीं मिला, कुछ नई मिठाइयाँ आपने बनानी शुरू की। तो इस समय आपकी दुकान में कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती हैं? नहीं, आजकल तो केवल है ना लड्डू और गुलाब बन रहे हैं, और ये नाश्ते के टाइम पे सुबह जलेबी वगैरह बनती थी, कचौड़ी बनती थी, शुद्ध देसी घी की, ये सब लॉकडाउन की वजह से बंद है। क्योंकि अभी केवल पैकिंग करते हैं, ले जाते हैं लोग, खाने का सिस्टम ही नहीं है खड़े होके। अब ये जैसे ये लॉकडाउन का बिल्कुल खत्म हो जाएगा, टोटल बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगी, तब जलेबी वगैरह फिर से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपने बताया कि शुद्धता का ध्यान रखते हैं, आप बनाने के वही पुराने परंपरागत तरीके हैं, भट्टी पर बनाते हैं। लेकिन अभी जो समय है कोरोना वाला, लोग बाहर खाने से डरते हैं, ये भी आप बता रहे हैं। लेकिन आप किस तरह के सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हैं? क्योंकि आप तो भी दुकान पर बैठते हैं, आपके जो कर्मचारी होंगे वो भी बैठते होंगे, तो उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं आपके पास? अब जितनी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी उनका सबका पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर वगैरह रखते हैं, और कोई मांगना चाहता है, मांगता भी है खाने के लिए तो मना कर देते, लौटा देते हैं।
ये खाने की कोई व्यवस्था नहीं, पैक करा के ले जाइए आप। मतलब अभी भी लोग कहते हैं कि यहीं पे खा लेते हैं? कई लोग आते हैं ना, उनमें की 100 ग्राम दे देना, उनको भाई खाने का मन है तो मना कर देते हैं, ले जाइए आप, अपने घर पे खाए तो ले जाइए। ऐसा करने के लिए आपको कौन सी चीज प्रेरित करती है? क्योंकि बहुत सारे दुकान वाले तो ऐसे भी हैं जो अपनी दुकानों के आसपास खड़े होकर खाने को भी निमंत्रण देते हैं, खा भी सकते हैं आप वहाँ पे, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते? हमारी इच्छा नहीं होती इस तरह की, क्या मतलब है, वैसे ही ना चल रहा, माहौल खराब चल रहा है, जब तक गवर्नमेंट ने जो बनाए हुए नियम उनको फॉलो कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, ज्यादा ज्यादा ग्राहक लौटे गई तो सही। अपने को और दूसरों को सबको खतरे में डालना नहीं चाहते। जी। एक चीज और बताएं कि परिवार चूंकि आपका बड़ा है, आप संयुक्त परिवार में रहते हैं? अलग अलग जगह रहते हैं, हम तीनों भाई हैं, मगर बिल्कुल संयुक्त से ज्यादा रहते हैं। मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैंने आपके छोटे भाई साहब को फोन किया था, तो उन्होंने कहा नहीं, इंटरव्यू मैं नहीं दूंगा, मेरे बड़े भाई साहब देंगे, और बहुत अदब और इज्जत से उन्होंने कही बात ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये भावना कैसे बनी हुई है? नहीं भाइयों, बहुत अच्छा इसलिए आपको एक आश्चर्य की बात बताऊंगा कि हम 3-4 भाई थे, जिसमें एक है नहीं अभी, तो जैसे मैं हूँ और एक छोटा भाई है जैसे तीसरे नंबर का, मैं थोड़ा उग्र स्वभाव का हूँ और वो भी थोड़े उग्र स्वभाव के, गुस्सा जल्दी आता है, तो हम दोनों आपस में बात नहीं करते, तो सबका काम हो जाता है। बात नहीं करते, कम से कम 20-30 साल से बात नहीं करते। 30 साल, कम से कम 30 साल हो गए इस बात को कि बात नहीं करते। बात करना होगा तो बगल में कोई सर्विस में खड़ा होगा, उसको कह देंगे, अरे यार ऐसा कर देना, तो वो समझ जाएगा, वो काम हो जाएगा। अच्छा, मन में कुछ नहीं है, लेकिन आपस में बात नहीं करते? मन में कुछ नहीं है, सिर्फ वो तब से बना हुआ है, तो वो अच्छा भी है कि आपस में से लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई भी नहीं होती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छी तरह काम हो जाता है। एक ही बार में खेलने में इशारे में काम हो जाती है। मतलब यदि संभावना हो कि बात करने से किसी से झगड़ा हो सकता है, तो मौन धारण करना ज्यादा अच्छा होता है। अरे वो तो देश के छोड़ो, बाकी क्या है, इस तरह की जैसे कभी बच्चों की शादी वगैरह के लिए कोई बात होगी ना, वो भी आपस में बात नहीं करेंगे, वो भाई साहब के पास जाओ आप माँ, या मेरे को राय लेनी होगी, या नहीं मैं सोचता हूँ कि वो उससे ही करना, तो उनको कह दूंगा नहीं, उनको जो जैसा करना है उसमें पहले कर लो, उसके बाद बताना। क्या बात है, यदि आपस में नजरों का इतना सम्मान हो जाए तो संयुक्त परिवार बचे रह सकते हैं, है ना? ये दुकान आपके बाद ये दूसरी पीढ़ी के आप हैं, तीसरी पीढ़ी में कोई है ऐसा जो इसको चलाए रखे? देखो ये तो अब आगे मालूम पड़ेगा भविष्य में, अभी से कैसे कह सकते हैं किसका इंटरेस्ट रहा। अभी बच्चों में कोई भी नहीं बैठ रहा? नहीं, बच्चे नहीं, अपने काम करते ना, बच्चे काम कर रहे हैं। आगे जाके इंटरेस्ट लेंगे तो हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। आपको क्या लगता है कि बच्चे करेंगे इस काम को? अभी तो बिल्कुल नहीं कह सकते। क्योंकि हम ग्वालियर वाले तो नहीं चाहते कि बहादुरा स्वीट कभी भी बंद हो, हम हमेशा ये स्वाद अपनी जुबान पर रखना चाहते हैं। नहीं तो वो तो हो सकता है ना, 10-20 साल की तो लगभग हम सोचते हैं, हम भाई भाई रहे हैं 20-25 साल तक, तो उसके बाद तीसरी पीढ़ी के तो नहीं मालूम, चौथी पीढ़ी के बच्चे जरूर कर सकते हैं। क्योंकि अब तो नया जमाना आ रहा है, बच्चे जैसे जैसे सोचेंगे, और तो जॉब नहीं मिलती है आजकल, तो हो सकता है करें। क्योंकि ये एक नाम नहीं है, बल्कि कहें तो लड्डुओं का ब्रांड है, ग्वालियर का ब्रांड है, तो यदि इस ब्रांड वैल्यू को बच्चे समझें और इसे बनाए रखें तो ग्वालियर वासी शुक्रगुजार होंगे। उनकी आवाज ही है, बिल्कुल अगर ऐसा होता है तो वो आभार व्यक्त करते सबका। जी, भगवान शरण जी, बहुत अच्छी बात हुई, बहुत मीठी बातें हुई आपसे। असल में लड्डुओं का स्वाद पूरे समय जुबान पर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए भी, और ग्वालियर के जुबान पर जायका और मिठास घोलने के लिए भी। नमस्कार। आप थे बहादुरा स्वीट्स के संचालक भगवान शरण शर्मा जी। श्रोता साथियों, सुबह सुबह जब मैं अपने व्हाट्सएप पर जो लोग गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हैं वो पढ़ रही थी, तो एक मैसेज पर ध्यान गया कि सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। यकीनन होता यही है, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोरोना का अनुभव और उसकी ठोकर आपको लगे, इसलिए हम तो सलाह देते रहेंगे कि आप सावधानी बरतिए, यथासंभव घर में रहिए, बाहर जाइए तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये 2 चीज़ें बिल्कुल मत भूलिए। स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए, और अब कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।